4-5 साल तो हमें हो गए हैं ये इकॉनमी का हम जो या ये इन हालात का रोना हम हर दूसरे तीसरे महीने रिपोर्ट कार्ड पे इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करते रहे हैं। मेरा तब से लेके मौक़िफ़ एक ही है कि आप कुछ कर लें, इसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम अदम इस्तेकाम से है। और मैं हमेशा कह थक गया हूँ, लिख थक गया हूँ कि जी आपका मुआशी अदम इस्तेकाम या क्राइसिस जो होता है वो हमेशा सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से जन्म लेता है। मिसालें दे थक गया हूँ कि दुनिया के मुल्क गिनवाए उंगलियों पे, कम्युनिस्ट कंट्री गिनवाई है, इंडिया की जमहूरियत गिनवाई है, गल्फ स्टेट के जो किंगडम गिनवाई हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी गिनवाई है। सब एक चीज़ कॉमन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है उस मुल्क ने रिफ़तें पाई हैं। वो अपनी इकॉनमी को कहाँ से कहाँ लेके गया। मैं इंडिया में 30-35 साल से मुसलसल आ जा रहा हूँ और मेरे सामने देखते देखते इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे एक सियासी इस्तेकाम था, बाकी चीज़ें। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और ये बहुत बड़ा इसका फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन सर इस चीज़ को भी बताइएगा ना, सियासतदान क्या डिलीवर कर रहे हैं या सियासतदानों की क्या पॉलिसीज है? सारी चीज़ें इंटरट्वाइन है। अब नाइजीरिया एक मिसाल से ले दें ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि यार जब कुछ तो साइटेशन दे। दुनिया का चौथा पांचवा ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क था फॉर गुड 30 ईयर्स। उसके हाल देख लेंगे, उनके लोग पाकिस्तान में भीख मांगते फिरे। क्यों? सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से। बाकी नवाज शरीफ साहब ने क्या है, बिल्कुल सही कहा है। वो 1990 की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि 2013 और 2014 के अंदर जो CPEC स्टार्ट हुआ है, अगर ये बाजवा इमरान खान के साजिशों की नज़र न होता, मैं हकीकत कहता हूँ कि पाकिस्तान 7वें आसमान पे खड़ा होता। हमें इंडिया की तरफ मिसाल देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने जो तड़का लगाया उसके बाद FATF भी आया, फिर IMF भी आया। एक छोटी सी आसूदगी है, वो ये है कि मशरिक़ वस्ता की जंग की वजह से IMF आपको इस तरह तंग नहीं करेगा जो आपको चंद महीने पहले तंग कर रहा था। अच्छा। उसकी डिमांड उस तरह शायद ना हो जो चंद महीने पहले होंगी, क्योंकि उसकी कई और इंटरनेशनल चाहते हैं। लेकिन एक ज़हन में बात रखें कि पाकिस्तान के पास जो अगर आप इंसेंटिव देते हैं तो एमनेस्टी कई इंसेंटिव्स होती हैं और ना IMF को उसमें जो है कोई इतराज़ हो सकता है कि किसी एमनेस्टी के अंदर अगर आपके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है और काला धन जो है वो वाइट होकर सामने आ जाता है। इसका नथिंग टू डू विद मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या ताल्लुक है? अच्छा, अगर आप मुझे कहते हैं कि आप अपने घर डिक्लेयर कर दें, हम आपको 5% टैक्स देंगे, तो IMF को क्या एतराज़ है? यहाँ होना क्या चाहिए? एक आपका इंटरनल मामला है, आपके अंदर एलिमेंट्स हैं, सोसाइटी के अंदर आपकी सिस्टम के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनको आपने फिक्स करना है। उसके लिए कोई सिस्टम तो आप बना के उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। नवाज शरीफ साहब का टेक्निकली बात सही है कि 90 की पॉलिसी, मैं कहता हूँ उसके ज़्यादा मैं दोबारा रीइंफोर्स करता हूँ। 2014 से जो CPEC शुरू होने लगा था और इन्होंने साजिशें की, उस वक्त राहील शरीफ साहब शामिल था, आज बाजवा शामिल था, और उसके बाद आज पाकिस्तान जहाँ पहुँचा है, यकीन जाने जब भी कोई लिखेगा समझदार आदमी इसका रियलिस्टिक एनालिसिस करेगा, पाकिस्तान को इस गड्ढे में डालने वाला है, इस मौची बुरान में डालने। सर वैसे आपने बड़े इंटरेस्टिंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एमनेस्टी। क्या इसको एमनेस्टी कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री में पैसा जहां से भी आए सोर्स पूछा ही ना जाए? एमनेस्टी तो होता है ना, महदूद वक्त के लिए होता है, उसके बाद फिर रेगुलेशन होती है, आगे जाके जो भी आप पैसा उसमें लगाएंगे उसको वाइट करा लेते हैं। नहीं, एमनेस्टी है ना, ये एमनेस्टी कहेंगे? नहीं, मैं इसको इंसेंटिव भी कह सकता हूँ, एमनेस्टी भी कह सकता हूँ, नाम कोई दे दे।